नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारत के आधुनिक इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस चीज़ को अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आया और भारत की राजनीतिक स्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल के बाद अब वो दक्षिण भारत के राज्य मैसूर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है। इसमें मैसूर के साथ 4 युद्ध होता है अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हमने समझ लिया है। इसमें हमने देखा कि मैसूर के शासक हैदर अली अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं और हैदराबाद के निजाम के साथ और मराठा के साथ संधि करके अंग्रेज से लड़ते हैं और अंग्रेज को पराजित भी करते हैं। इस वीडियो में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये भी समझा था कि 1782 ईस्वी में मैसूर के शासक हैदर अली का मृत्यु हो जाता है और उसके मृत्यु के पश्चात मैसूर के गद्दी पर कौन बैठते हैं, तो टीपू सुल्तान बैठते हैं। हम समझेंगे कि टीपू सुल्तान के समय में किस तरह का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। इन सब चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, अगर इसका हम समय अवधि के बारे में बात करें तो इसका समय अवधि है 1790 से लेकर के 1792 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और क्या होता है इस युद्ध की, अगर आप बैकग्राउंड की कहानी को समझने का प्रयास करें तो आप ये देखिए कि होता क्या है कि 1788 ईस्वी से, चूंकि अंग्रेज की 2 मैसूर लड़ाई में हार हो चुका है, तो अंग्रेज एक नीति अपनाता है और 1788 ईस्वी से जो हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद के निजाम को मैसूर के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया जाता है। ईस्वी से हैदराबाद के निजाम को मैसूर के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1789 ईस्वी में हैदर अली त्रावणकोर पर हमला 1788 ईस्वी से हैदराबाद के निजाम को अंग्रेज मैसूर के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान अब मैसूर के शासक है, तो वो क्या करता है कि त्रावणकोर पर हमला कर देता है। और ये त्रावणकोर अंग्रेज का संरक्षित राज था, यानी कि अंग्रेज इसको संरक्षण देने का काम करता था। हालांकि ये स्वतंत्र राज था पर अंग्रेज इसको संरक्षण देता था। इसके वजह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस युद्ध में एक तरफ हो जाता है निजाम, अंग्रेज एवं मराठा एक साइड में, और दूसरे साइड में होता है मैसूर यानी कि हैदर अली। इसके वजह से इस युद्ध में मैसूर की हार होती है, हैदर अली की हार होती है और इस युद्ध की समाप्ति होता है एक संधि से, जिसको नाम दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस युद्ध की समाप्ति होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मैसूर की विजय होता है, अंग्रेज की हार होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
इसमें भी अंग्रेज की हार होती है और मैसूर की विजय होती है। पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज निजाम को अपने साथ मिला लेता है, मराठा को अपने साथ मिला लेता है। इसके वजह से मैसूर अलग थलग पड़ जाता है और इस लड़ाई में मैसूर की हार होती है, यानी कि टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ता है। और ये संधि टीपू के लिए और मैसूर के लिए बहुत ही अपमानजनक होता है। ये अपमानजनक संधि था। अपमानजनक संधि था और इस संधि में 3 करोड़ की राशि, 3 करोड़ राशि युद्ध हर्जाना के रूप में मैसूर को अंग्रेज को देना पड़ता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली की जीत हुई थी और जीत होने के कारण हैदर अली अंग्रेज से युद्ध हर्जाना वसूलते हैं। पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार हो जाती है और इस हार के वजह से मैसूर को अंग्रेज को 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को बंदी बना लिया जाता है। टीपू के 2 बेटे को बंदी बना लिया जाता है, किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। और इसके साथ साथ मैसूर का जो क्षेत्र था उनके कई सारे हिस्से को जीत लिया जाता है। निजाम जो हैदराबाद के शासक है, मराठा के द्वारा और अंग्रेज के द्वारा। और ये तीनों लोग क्या करते हैं कि इन पूरे भूभाग को अपने अपने हिस्सेदारी में बांट लेते हैं और इस तरीके से तृतीय मैसूर युद्ध के साथ मैसूर राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में मैसूर की हार हो चुका है, हैदर अली का हार हो चुका है और अंग्रेज का विजय हो चुका है। मैसूर युद्ध का जो तृतीय मैसूर युद्ध है, इसमें क्या खास बात है? देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें अंग्रेज बहुत कोशिश करता है कि मराठा और निजाम को अपने तरफ मिला ले, पर हैदर अली ऐसा होने नहीं देता है। वो निजाम को और मराठा को भी अपने साथ कर लेता है, या कम से कम इस बात पर राजी कर लेता है कि उसके विरुद्ध वो अंग्रेज का साथ नहीं देंगे। पर तृतीय मैसूर युद्ध में ऐसा नहीं हो पाया। मराठा भी अंग्रेज का साथ दिया और निजाम जो हैदराबाद का शासक था, उन्होंने भी अंग्रेज का साथ दिया और परिणाम स्वरूप मैसूर की हार होती है और हैदर अली को श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक संधि होते हैं। इस संधि में सबसे पहले तो उसको युद्ध हर्जाना के रूप में 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है। साथ में उनके 2 बेटे को अंग्रेज के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। अब हम समझते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ ही मैसूर की शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मैसूर की स्थिति अब कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये कब होता है? ये युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। और हमने देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये टीपू सुल्तान के लिए बेहद अपमानजनक युद्ध था, क्योंकि उनको अपने राज्य का एक हिस्सा देना पड़ता है अंग्रेज को, निजाम को और मराठा को। दूसरा, उनके 2 बेटे को बंदी बनाया जा चुका है। इसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध जो होता है, ये मुख्य रूप से टीपू के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई था। टीपू के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई था। टीपू के लिए ये लड़ाई आत्मसम्मान का लड़ाई था। पर अगर इस युद्ध के कारण को समझे तो इस युद्ध का कारण क्या होता है? देखिए, इस टाइम पर भारत के जो गवर्नर जनरल बन के कौन आते हैं? लॉर्ड वेरेजली। लॉर्ड वेरेजली इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। कब? 1798 से लेकर के 5 तक।
जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू का हार हुआ तो टीपू ने कोशिश किया कि कई भारतीय राज्यों को आपस में जोड़ा जाए, एक सहमति बनाया जाए और अंग्रेज को सब मिल करके एक युद्ध करके इसको पराजित किया जाए। जब टीपू इस चीज में सफल नहीं हुआ तो वो कई देशों में अपना संदेश भी भेजा, मदद लेने का भी प्रयास किया, पर इसमें वो सफल नहीं हो सका। और दूसरी तरफ टीपू नजदीकियां बढ़ाने का कोशिश किया फ्रांसीसियों के साथ, फ्रांसीसियों से मदद लेने का भी प्रयास किया। पर आप अगर इतिहास को समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसा समय है जब फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो चुका है। नेपोलियन यूरोप के कई देशों पर आक्रमण कर रहा है और उनको जीत करके फ्रांस में मिला रहा है या उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। तो अंग्रेज को ये डर था कि अगर टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ नजदीकियां बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो नेपोलियन है वो भारत पर भी आक्रमण कर दे। तो इस स्थिति के लिए लॉर्ड वेलेजली एक काम की शुरुआत करता है, उसको कहते हैं सहायक संधि। हम सहायक संधि क्या होता है आगे समझेंगे, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि सहायक संधि एक तरह का कूटनीतिक संधि होता था जिसमें भारतीय राज्यों को इस चीज के लिए राजी किया जाता था कि वो राज्य अपना सेना नहीं रखेंगे, उस राज्य के बदले में अंग्रेज अपना सेना रखेंगे और अंग्रेज की सेना को भारतीय राज्य के द्वारा वेतन दिया जाएगा, भारतीय राज्य कोई भी सेना नहीं लेंगे, यानी कि रक्षा की गारंटी अंग्रेज ले लेता था और इसके बदले में उस राज्य को अंग्रेज को एक निश्चित राशि देना पड़ता था या सेना के लिए जितनी राशि खर्च आती थी वो राशि देना होता था। पर सहायक संधि का दूसरा पक्ष ये था कि जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो राज्य अपने मर्जी से किसी विदेशी राज्य के साथ या किसी दूसरे राज्य के साथ किसी तरह की समझौता नहीं कर सकता था, संधि नहीं कर सकता था, रिश्ते नहीं कर सकता था। अगर उसको किसी बाहरी राज्य के साथ रिश्ता स्थापित करना है तो इसके लिए सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती थी वो ये था कि उसको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से सहमति लेना पड़ता था, अंग्रेज से सहमति लेना पड़ता था। टीपू को भी यही ऑफर दिया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कि तुम भी क्या करो कि हमारे साथ सहायक संधि कर लो, तुम अपना सेना को समाप्त कर दो, सेना मत रखो, तुम्हारे बदले में हम सेना रखेंगे, तुम्हारी रक्षा का ध्यान हम रखेंगे, इसके बदले में तुम निश्चित राशि हमको प्रत्येक साल देना। ये चीज टीपू को भी ऑफर दिया गया। पर देखिए टीपू का 2 बेटा को बंदी बनाया जा चुका है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनके राज्य के एक बड़े हिस्से को जीत करके मराठा निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लिया है। तो टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया और इसी समय टीपू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। और एक युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में क्या होता है कि एक तरफ टीपू सुल्तान होते हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज ने क्या किया था, इस समय भी मराठा के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर लिया था। तो एक तरफ टीपू था, दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज और मराठा था। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि वेलिजली के नेतृत्व में 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। युद्ध लड़ते लड़ते टीपू की मृत्यु, और टीपू की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है और मैसूर पर नियंत्रण हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के राज्य मैसूर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होता है। इसके लिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि 2 आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हैदर अली के समय हुआ था, जिसमें मैसूर का विजय हुआ। पर अंतिम 2 युद्ध जो हुआ इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया और इस दोनों युद्ध में टीपू की हार होती है और अंततः मैसूर राज जो कभी हैदर अली और टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था अब वो अंग्रेज के नियंत्रण में चला जाता है। हम अब टीपू सुल्तान के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि टीपू सुल्तान किस तरीके की व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान
अगर हम टीपू के बारे में देखें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक महान योद्धा था। इतिहास मानता है कि ये महान योद्धा था और सही भी था। इन्होंने 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का नेतृत्व किया, भले ही इसकी हार हुई, पर इन्होंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेज की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। हमेशा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर को बनाए रखने का कोशिश किया। इन्होंने मैसूर को सशक्त करने के लिए बाहरी राज्यों से भी मदद लेने की कोशिश की, पर कोई राज्य उस समय मदद दे नहीं पाया। दूसरा, अगर इसके हम व्यक्तिगत जीवन को देखें तो ये धर्म को लेकर के काफी रूढ़िवादी था। व्यक्तिगत जीवन में ये ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत रूढ़िवादी था। पर इतिहास में एक चीज हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एक मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं ये एक सहिष्णु व्यक्ति भी था, इसके अंदर सहिष्णुता था, क्योंकि इसके राज्य में केवल और केवल मुसलमानों की आबादी नहीं था बल्कि हिंदू लोग भी रहते थे। तो इस तरीके से इसकी सहिष्णुता के बारे में भी पता चलता है। और इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए और मैसूर को सुरक्षित रखने के लिए साथ में भारत के राजाओं के साथ तो संपर्क स्थापित किया ही, साथ ही कई विदेशी राज्यों के साथ भी संपर्क स्थापित करने का कोशिश किया। ये फ्रांस के जो उस समय जेकोबिन दल था उसका भी सदस्य हुआ। जेकोबिन दल जो उस समय फ्रांस में था उसका भी ये सदस्य हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में जेकोबिन नाम का एक संगठन था जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करता था। तो जो टीपू सुल्तान है उस जेकोबिन दल का भी सदस्य था। अगर हम इसको देखें तो ये युद्ध में रॉकेट का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय था। रॉकेट का प्रयोग, टीपू सुल्तान पहले ऐसे भारतीय थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान के मृत्यु के साथ मैसूर पर किसका नियंत्रण हो जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस पर नियंत्रण करता है, तो बंगाल पर, और बंगाल के बाद दक्षिण भारत के राज्य मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक मराठा को अपने साथ मिला करके युद्ध में मैसूर के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, किस तरीके से वो मराठा के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत करता है और मराठा को किस तरीके से अपने मराठा राज्य जो है उसको किस तरीके से अपने अधीन करता है। इस चीज को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।